नमस्कार मित्रों, मैं हूं सी हरीश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। जो मार्केट में तीन टाइप की प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। एक तो होता है स्टॉक, दूसरा म्यूचुअल फंड और तीसरा होता है ईटीएफ। तो ये तीनों में मेन क्या डिफरेंस है, मेजर आपको डिफरेंस के मैं यहाँ पे 17 पॉइंट्स, टोटल 17 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये वीडियो में आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी कि स्टॉक को क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, म्यूचुअल फंड क्या है और ईटीएफ जिसको हम बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो ये कंप्लीट क्लैरिटी यहाँ पे, ये वीडियो को एंड तक जरूर आप सुनिएगा, आपको कंप्लीट डिफरेंस पता चल जाएगा। फर्स्ट अगर हम स्टॉक की बात करें तो इट इज द स्टॉक ऑफ एनी कंपनी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। जो स्टॉक एक्सचेंज में जैसे एल&टी है, रिलायंस है और भी आइसर मोटर्स है और भी जितनी भी कंपनीज है उसके शेयर्स है, वो शेयर्स बोलते हैं हम लोग। म्यूचुअल फंड वो होता है जो यूनिट्स ऑफ एनी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, उसके एक यूनिट्स होते हैं। और ईटीएफ जो है उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, उसके यूनिट्स होते हैं। तो ये डिफरेंस मेजर एक डेफिनेशन का ये डिफरेंस है। नेक्स्ट पॉइंट जो सेकंड पॉइंट है वो है स्टॉक में आपको कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलता है, क्योंकि आप जो पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो वो कंपनी का जो भी बिजनेस है वो उतना रिस्क आपको लेके चलना पड़ेगा वो शेयर्स में। म्यूचुअल फंड जो है वो उसमें आपको डाइवर्सिफिकेशन का जो इन्वेस्टमेंट का जो बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वो ग्रुप ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड, डिपेंडिंग ऑन द म्यूचुअल फंड कैटेगरी। जैसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होते हैं, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होते हैं, फ्लेक्सी कैप होते हैं, डेप्ट म्यूचुअल फंड होते हैं, इंडेक्स म्यूचुअल फंड होते हैं। डिफरेंट कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड जो भी है वो कैटेगरी के हिसाब से आपको डाइवर्सिफिकेशन का जो बेनिफिट है वो यहाँ पे म्यूचुअल फंड में अवेलेबल है। सिमिलरली ईटीएफ में भी डाइवर्सिफिकेशन का आपको बेनिफिट अवेलेबल है, क्योंकि वो लोग अंडरलाइंग इंडेक्स होती है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और सम म्यूचुअल ईटीएफ होते हैं वो कमोडिटी में भी डील करते हैं। जैसे गोल्ड ईटीएफ होते हैं तो वो गोल्ड पर्टिकुलर कमोडिटी में डील करते हैं। और कुछ जो इंडेक्स जैसे निफ्टी इंडेक्स है या कोई और भी इंडेक्स है उसके ईटीएफ होते हैं, वो तो वो पूरी इंडेक्स में, जो इंडेक्स की जितनी भी कंपनी होती है वो पूरे उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको डाइवर्सिफिकेशन आपका इन्वेस्टमेंट का हो रहा है। फिर अगर एक्सपेंस की बात करें तो यहाँ पे जीरो एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट मतलब कुछ एक्सपेंसेस नहीं होते। और एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड में कंपेरेटिवली हाई रहता है उस म्यूचुअल फंड में जो एक्टिवली मैनेज होते हैं, और जो इंडेक्स टाइप के फंड म्यूचुअल फंड होते हैं जो पैसिवली मैनेज होते हैं वहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो नहीं होता है। तो भी कंपेयर अगर ईटीएफ के साथ करोगे तो ईटीएफ के कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो रहता है वो हाई रहता है यहाँ पे। तो आपका पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे नहीं हो पाता है। जो एक्सपेंस रेशियो है वो माइनस करने के बाद ही बैलेंस जो आपका फंड होता है वही यहाँ पे इन्वेस्ट होता है। नेक्स्ट डिफरेंस की अगर बात करें तो जो स्टॉक है वो आप एक बार में आप परचेस कर लिया, अगर आईपीओ के टाइम पे परचेस किया तो वो कंपनी से मिल पाता है। अदरवाइज आपको बीएसई या एनएसई जो भी स्टॉक एक्सचेंज होता है उसमें से ही परचेस करना पड़ता है, आपको डायरेक्टली कंपनी से परचेस नहीं कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड होता है वो म्यूचुअल फंड कोई एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होता है, जैसे बीएसई एनएसई जो एक्सचेंज है वहाँ पे ट्रेड नहीं होता है। म्यूचुअल फंड ऑलवेज आपको जो म्यूचुअल फंड कंपनी जो होती है उससे ही परचेस करना पड़ता है। और ईटीएफ है, वो ईटीएफ सिमिलर टू शेयर्स ही होते हैं, वो आपको डायरेक्टली बीएसई या एनएसई जो भी इंडेक्स जो भी एक्सचेंज है वहाँ पे डायरेक्टली ट्रेड होते हैं, या इसलिए आपको डायरेक्टली वहाँ से ही परचेस करना होता है। अनलेस कि कोई एनएफओ, अगर कोई ईटीएफ का न्यू फंड ऑफर, एनएफओ को हम बोलेंगे न्यू फंड ऑफर, वो अगर आया है तो फिर वो बेनिफिट उस टाइम पे आप डायरेक्टली जो ईटीएफ फंड कंपनी है उससे परचेस करने का चांस होता है। फिर नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो यू हैव टू बाई एटलीस्ट वन शेयर, क्योंकि इंडिया में फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स आप परचेस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एटलीस्ट जो भी प्राइस पे अवेलेबल है शेयर वो उतना तो मिनिमम को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और उतना तो एक शेयर तो मिनिमम परचेस करना ही पड़ेगा। फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है। म्यूचुअल फंड जो है उसमें आप फ्रैक्शन में परचेस भी कर सकते हैं, क्योंकि आप एसआईपी जो कर रहे हो वो 500 है, 1000 रुपीज़ की जो भी आपने एसआईपी आपने डिसाइड किया वो हिसाब से इन्वेस्ट होता रहेगा। और फ्रैक्शंस में भी यूनिट्स जो होते हैं म्यूचुअल फंड के वो आपको मिल सकते हैं।
ETF में भी सिमिलर शेयर्स की तरह ही है, यहाँ पे फ्रैक्शंस में अवेलेबल नहीं होते। आपको ETF का जो यूनिट होता है वो 1 यूनिट तो मिनिमम आपको परचेस करना ही पड़ सकता है। फिर यू हैव टू बाई ड्यूरिंग एक्सचेंज टाइम, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक जो होते हैं वो एक्सचेंज पे ट्रेड करते हैं, तो एक्सचेंज का जो टाइमिंग होता है वो टाइमिंग के ड्यूरिंग ही आप अपना ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन्स बाय और परचेज जो भी आपको बाय और सेल जो भी आपको करना है वो आप ड्यूरिंग ट्रेडिंग टाइम ही कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है, आप कभी भी अपना इन्वेस्टमेंट SIP या कोई भी जो इन्वेस्टमेंट है वो आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम पे जो ओपन होगा वो टाइम पे आपको या डे टाइम में भी कभी भी आप परचेस कर सकते हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनी जो अवेलेबल है वहां से ही आपको डायरेक्टली परचेस करना है। आपको एक्सचेंज पे जाने की जरूरत नहीं और एक्सचेंज के जो टाइमिंग होते हैं वो यहाँ पे फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ETF को, क्योंकि ETF है वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, तो आपको नेचुरली एक्सचेंज के जो टाइमिंग होते हैं ट्रेडिंग के वही फॉलो करके उसी दौरान आपको यहाँ पे परचेज या सेल करना पड़ सकता है। फिर स्टॉक है वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। स्टॉक में पर्टिकुलर जो कंपनी है उसमें आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हो और उसके डायरेक्टली आप शेयर होल्डर बन रहे हो ताकि आप डायरेक्ट ओनर हो उसमें। यहाँ पे म्यूचुअल फंड में जो है वो आप इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आप डायरेक्टली ओनर नहीं बन रहे हो। आप क्या परचेज कर रहे हो, जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उसके NAV के जो है वो यूनिट्स परचेज कर रहे हो, आप डायरेक्टली कंपनी में नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो। तो पर्टिकुलर स्टॉक है या शेयर है या डेप्ट है या कमोडिटी है उसके इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बोल सकते हो। ETF भी सिमिलरली वैसा ही है, आपको इनडायरेक्ट इन्वेस्टर ही आप बन रहे हो, क्योंकि डायरेक्टली आप कोई भी कंपनी के शेयर्स या डेप्ट या उसका जो लोन है वो परचेस नहीं कर रहे हो। जैसे अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड आप डायरेक्ट भी परचेस करते हो और गोल्ड की ETF पे ले सकते हो। अगर डायरेक्ट परचेस करना है तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाता है, और ETF के थ्रू परचेस करना है तो ETF गोल्ड ETF का जो यूनिट्स होगा वही परचेस करना पड़ेगा आपको, और फिर वो लोग फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एक तरीके का इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट अगर डिफरेंस की बात करें तो नो बेनिफिट ऑफ एक्सपर्ट नॉलेज, क्योंकि आपको शेयर परचेस करना है तो उसमें आपको खुद को एनालिसिस करके पूरा डिटेल स्टडी करके, जो मैंने प्रीवियसली बताया था वो हिसाब से फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस जो भी आपको कंप्लीट स्टडी करके फिर ही इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। एक्सेप्ट कि आपने कोई अगर कंसल्टेंट हायर किया है या एक्सपर्ट हायर किया है या आपने अपना पोर्टफोलियो मैनेजर कोई किसी को हायर किया है, उस केस में आपको वो बेनिफिट मिलता है, मगर उसके लिए आपको फीस पे करनी पड़ सकती है। म्यूचुअल फंड में यहाँ पे बेनिफिट मिलता है क्योंकि एक्सपर्ट जो है वो मैनेज करते हैं ये फंड को, तो ये चीज़ जो है उसकी जो स्किल है या उसकी नॉलेज है उसका यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वो फंड मैनेजर्स होते हैं और वो हाईली क्वालिफाइड रहते हैं, वो पर्टिकुलर जो फील्ड है उसमें वो एक्सपर्ट होते हैं। और ETF है उसमें भी वैसा ही है, क्योंकि ETF जो है वो पर्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो करते हैं, तो उसमें ज़्यादा फंड मैनेजर्स रखते नहीं है। वो तो क्या है कि नॉर्मली जो ETF फंड जो इंडेक्स है, जैसे निफ्टी की एक निफ्टी का ETF हो गया या सेंसेक्स का ETF हो गया या कोई गोल्ड का ETF हो गया या कोई बैंक निफ्टी का ETF हो गया, तो वो जो बैंक निफ्टी का जो शेयर्स होते हैं उसी में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ एक्सपर्ट रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, और उसका भी रेशियो भी एक्सपेंस रेशियो भी इसलिए कम होता है। फिर अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें, इंक्रीज और वॉल्यूम जो होता है, तो वॉल्यूम एक बार शेयर्स इश्यू कर दिया तो जो शेयर्स का जो वॉल्यूम होगा, जो कंपनी का जो शेयर्स का नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, उसमें प्लस माइनस नहीं होता है, अनलेस कि कोई अगर नया IPO लेके आए और वो उसमें कुछ एडिशन हो सकता है। अदरवाइज यहाँ पे कोई भी जो स्टॉक नंबर ऑफ स्टॉक होता है वो फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होते। म्यूचुअल फंड के केस में वो जो उसका फंड साइज होता है वो बार बार चेंज होता रहता है, जैसे भी न्यू सब्सक्राइबर आया तो उसका इंक्रीज हो गया, और कोई सब्सक्राइबर अगर अनसब्सक्राइब या रिडम्पशन डाल दिया तो वो रिड्यूस भी हो सकता है। तो फंड साइज जो होता है म्यूचुअल फंड का वो बार बार फ्लक्चुएटिंग होता रहता है, प्लस माइनस होता रहता है डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम और उसका फंड साइज के हिसाब से। ETF में भी सिमिलर है, स्टॉक के जैसे ही है। स्टॉक की तरह यहाँ पे भी जो नंबर ऑफ यूनिट्स एक बार इश्यू हो गए और जो IPO उसका आ गया फर्स्ट टाइम पे, उस टाइम पे जो भी उसका फंड साइज जो भी होगा 500 करोड़ या 1000 करोड़ या 2000 करोड़, जो भी उसका फंड साइज होगा वो सेम ही रहता है। उसमें फिर ट्रेडिंग होता है और उसमें जो वॉल्यूम के हिसाब से बाई और सेल के ट्रांजेक्शन होते रहते हैं। यहाँ पे आपका
जो फंड का साइज है वो प्लस माइनस नहीं होता है, अनलेस कि कोई अगर नया आईपीओ लेके आए वही ईटीएफ, तो फिर उस केस में फिर वो बढ़ सकता है, अदरवाइज नहीं। और प्राइस फ्लक्चुएट डिपेंडिंग ऑन द डिमांड, स्टॉक का जो प्राइस होता है वो किस किस के ऊपर डिमांड सप्लाई और परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, उसके ऊपर पूरा डिपेंडेंट है, तो वो हिसाब से प्राइस फ्लक्चुएशन होता रहता है। सिमिलरली म्यूचुअल फंड जो है उसकी भी एनएवी प्राइस है, वो एक सिंगल डे में अगर बात करें कोई सिंगल पर्टिकुलर, तो उसमें सेम ही रहती है। अगर सुबह में परचेस करो या फिर आफ्टरनून में परचेस करो या इवनिंग में परचेस करो, आपको जो एनएवी जो एक पर्टिकुलर डे की जो फिक्स हो जाती है वही एनएवी पे ही आपको सुबह भी मिल सकता है और शाम को भी वही एनएवी पे मिलता है। तो यहाँ पे अगर पर्टिकुलर डे की बात करें तो पर्टिकुलर डे में यहाँ पे आपको कोई फ्लक्चुएशन प्राइस में आपको जो एडवांटेज होता है या डिसएडवांटेज होते हैं वो यहाँ पे नहीं मिलते हैं, आपको थ्रू आउट द डे सेम ही रहती है। वो नेक्स्ट डे जो फर्स्ट को जो नेक्स्ट डे हो मॉर्निंग उसी टाइम पे वो फिक्स चेंज हो सकती है, ड्यूरिंग द डे यहाँ पे कोई फ्लक्चुएशंस नहीं होता है। ईटीएफ जो है क्योंकि वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है तो उसमें प्राइस में फ्लक्चुएशन होता रहता है। मॉर्निंग में अगर प्राइस है वो डिफरेंट रह सकती है और ड्यूरिंग द डे में भी प्राइस फ्लक्चुएशंस यहाँ पे आपको नजर आ सकता है और उसका जो बेनिफिट या लिमिटेशंस है वो यहाँ पे आपको मिलता है। फिर स्टॉक की अगर बात करें तो स्टॉक में आपको अगर परचेस करने जाओगे तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जिसको हम एसटीटी बोलते हैं प्लस एक्सचेंज की जो कॉस्ट होती है या एक्सचेंज का जो कमीशन या जो भी उसकी ब्रोकरेज जो भी उसका चार्जेस होता है वो यहाँ पे आपको बियर करना पड़ सकता है। म्यूचुअल फंड में कोई एसटीटी या एक्सचेंज का जो ट्रांजैक्शन है वो आपको एप्लीकेबल नहीं होते क्योंकि ये एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होते। ईटीएफ है वो ईटीएफ जो है उसमें भी सिमिलर टू स्टॉक क्योंकि वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है तो उसमें भी आपको एसटीटी भी लगता है और एक्सचेंज की जो कॉस्ट है वो आपको इनकर करनी पड़ सकती है। फिर यू कैन इजीली फाइंड द बायर और सेलर ऑफ योर स्टॉक इफ इट इज रीजनेबली पॉपुलर कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई जो लार्ज कैप है या मीडियम कैप कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको बायर और सेलर ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। ये नॉर्मली ट्रेडिंग वॉल्यूम उतना होता ही है तो वो हिसाब से आपको इजीली यू कैन बाय और सेल योर स्टॉक। म्यूचुअल फंड जो है वो भी ऐसा ही है क्योंकि अगर आप रीजनेबली बिग साइज का फंड है उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वो फंड का जो म्यूचुअल फंड का पास काफ़ी रिडम्पशन या परचेज जो भी है वो काफ़ी फंड लिक्विडिटी अवेलेबल होती है तो वो आप इजीली आप विड्रॉ भी कर सकते हो और नया परचेज भी कर सकते हो। यहाँ पे ईटीएफ का सबसे बड़ा ये डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपने कुछ स्मॉल ईटीएफ में या ईटीएफ जो ईटीएफ में कोई वॉल्यूम नहीं है, ट्रेडिंग का वॉल्यूम नहीं मिल रहा है, वैसा अगर ईटीएफ में आपने इन्वेस्ट कर दिया तो उस टाइम पे आपको अगर मनी की जरूरत पड़ सकती है फ्यूचर में और उस टाइम पे आप सेल करने जाओ तो आपको शायद हो सकता है कि बायर ही नहीं मिले क्योंकि वो ईटीएफ जो है पर्टिकुलर उसमें वॉल्यूम ट्रेडिंग का वॉल्यूम अगर कम है तो आपको बायर नहीं मिल पाएगा तो शायद आपको वो मनी आप विड्रॉ भी नहीं कर पाओ। वो प्रॉब्लम मेन आपको ध्यान में रखना पड़ सकता है इन केस ऑफ ईटीएफ। फिर स्टॉक की अगर बात करें तो स्टॉक में इट इज द सेम फॉर बोथ ट्रेडर एज वेल एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या ट्रेडिंग के पर्पज से भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो क्योंकि ये ओपन मार्केट है और डायरेक्टली आप इक्विटीज में ही इन्वेस्ट कर रहे हो। म्यूचुअल फंड जो है वो जनरली बेटर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ही बेटर होता है। यहाँ पे ट्रेडर जो होता है डेली ट्रेडिंग करना है तो वो वाले इन्वेस्टर के लिए ये म्यूचुअल फंड बेटर नहीं है, उसके लिए तो आपको स्टॉक या ईटीएफ में ही जाना पड़ेगा। और अगर ईटीएफ की बात करो तो इट इज बेटर फॉर डेली ट्रेडर्स। फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो आपने अगर इफ द ट्रेडर वांट्स टू अर्न द बेनिफिट ऑफ डेली फ्लक्चुएशन इन ईटीएफ ऑफ से इंडेक्स निफ्टी इंडेक्स में अगर फॉर एग्जांपल आपको लगा कि आप ट्रेडर हो तो मॉर्निंग में जो इंडेक्स आपको लगा कि इंडेक्स पर्टिकुलर निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो मॉर्निंग में लोअर में खुली हुई थी और फिर इवनिंग में आपको लग रहा है कि इवनिंग में ये हाई जा सकती तो आप क्या करोगे लोअर पे आप परचेस कर लोगे मॉर्निंग जो निफ्टी पर्टिकुलर उसके ईटीएफ और फिर इवनिंग में आप बेच दोगे तो आप ड्यूरिंग द डे इंट्राडे ट्रेडिंग का भी जो बेनिफिट होता है वो आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे ईटीएफ में ये सबसे बड़ा एडवांटेज इसका है ईटीएफ का, इसलिए ये ट्रेडर के बीच में आप ये काफ़ी अच्छा पॉपुलर अभी होते जा रहा है। और ट्रेडर लोग जो है उसका जो लोग फ्यूचर्स और ऑप्शंस में जो डील नहीं करना चाहते और वहाँ का जो रिस्क है उसको अगर नहीं
वो बियर कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा एक ट्रेडिंग का ऑप्शन है जो यहाँ पे ETF में अगर वो जो प्रिडिक्शंस है वो कंप्लीट सही तरीके से प्रिडिक्ट कर पा रहे और वो प्रिडिक्शन के हिसाब से अपना वॉल्यूम बाय और सेल ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ETF में भी ये चीज बहुत ही अच्छी तरह से पॉसिबल है, प्रोवाइडेड आपका जो ETF है उसका वॉल्यूम होना चाहिए, ट्रेडिंग वॉल्यूम है, तो ही आप ये चीज आप कर पाओगे और उसका बेनिफिट यहाँ पे आप ले पाओगे। फिर नेक्स्ट अगर बात करें तो आपको स्टॉक परचेस करने के लिए डीमेट अकाउंट मैंडेटरी होता है। म्यूचुअल फंड के लिए डीमेट अकाउंट जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको म्यूचुअल फंड जो कंपनी है उससे आप इन रिक्वेस्ट लेके आप परचेस करते हो और फिजिकल फॉर्म में भी अपना जो है वो रख सकते हो। ETF में भी आप एक्सचेंज पे आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको मैंडेटरीली यहाँ पे डीमेट अकाउंट रखना पड़ सकता है। और स्टॉक में अगर बात करें तो स्टॉक का कोई SIP नहीं होता है, ऐसा कुछ चीज नहीं है कि स्टॉक में आप फ्रैक्शन में बाई करो या SIP के तौर पे आप कोई इन्वेस्ट कर सकते हो, वैसा कोई कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है। म्यूचुअल फंड है उसमें आप जरूर SIP कर सकते हो और SIP के हिसाब से आपका सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो चलता रहेगा और वो हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट या पोर्टफोलियो बिल्डअप होता रहेगा। ETF में SIP अलाउड बट it will increase your buying cost if you are buying if you are investing small amount in ETF, क्योंकि ETF के जो यूनिट्स है उसमें मैं जो प्रीवियसली जो बताया वो हिसाब से यहाँ पे आपको कॉस्ट क्या होती है, एक तो एक STT होता है और STT मतलब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और एक्सचेंज के जो बाइंग सेलिंग की जो कॉस्ट होती है मिनिमम जो पर ऑर्डर जो कॉस्ट होती है वो तो एवरी ऑर्डर के टाइम पे लगेगी। तो आप SIP अगर करोगे इस ETF के तो उस केस में आपको शायद आपकी बाइंग कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है और वो चीज आपको शायद आपको अगर स्मॉल इन्वेस्टर हो जैसे 500 रुपीज 1000 रुपीज का आपको SIP करना चाहो तो वो पॉसिबल हो सकता है, मगर ये काफी एक्सपेंसिव हो सकता है तो वो उसको आप शायद महंगा भी पड़ सकता है आपके लिए। फिर नो ट्रैकिंग एरर, ये ट्रैकिंग एरर क्या होता है, क्योंकि आप जो स्टॉक में जो परचेस कर रहे हो वो स्टॉक का जो प्राइस है वो स्टॉक जो प्राइस है वो प्राइस का पूरा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो क्योंकि वो एक्स्ट्रा कुछ कॉस्ट ही नहीं है यहाँ पे, या आपका इन्वेस्टमेंट का जो अपने जो पर्टिकुलर प्राइस पे की है वो पूरा का पूरा पे ही वहाँ पे स्टॉक परचेस करने में लगता है, तो यहाँ पे ट्रैकिंग एरर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड जो है अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड में ट्रैकिंग एरर इसलिए होता है क्योंकि म्यूचुअल फंड को मैंडेटरीली सम अमाउंट जैसे 1% ऑफ उसका फंड साइज है उसका तो उतना लिक्विडिटी कैश में रखना ही पड़ सकता है ताकि कोई अगर रिडम्पशन रिक्वेस्ट डाले तो वो इमीडिएटली उसको मीट कर सकते हैं। तो वो हिसाब से वो पूरा का पूरा जो आपने जो इन्वेस्ट किया है, जैसे आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड में, तो पूरा का पूरा 100 रुपीज वो जो पर्टिकुलर जो स्टॉक है या पर्टिकुलर जो इंडेक्स है उसमें इन्वेस्ट नहीं करते, उसमें से 1% वो खुद के पास रखते हैं एज ए लिक्विडिटी वो मैंडेटरी है उनके लिए, और बैलेंस 99 रुपीज होता है वही वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे ट्रैकिंग एरर कभी कभी आ सकता है म्यूचुअल फंड में और उसका जो आपको नुकसान है वो आपको बियर करना पड़ सकता है। ETF में भी स्टॉक की तरह आप डायरेक्टली एक्सचेंज से परचेज करो तो यहाँ पे आपको ट्रैकिंग एरर 0 है और ट्रैकिंग एरर का बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलता है, क्योंकि ये अगर हम इंडेक्स फंड की बात कर रहे हैं, इंडेक्स म्यूचुअल फंड और इंडेक्स ETF की अगर बात करें तो आपको इंडेक्स ETF में कंपेरेटिवली ज्यादा आपको रिटर्न मिल सकता है ETF में कंपेयर टू इंडेक्स म्यूचुअल फंड। तो ये एक बेनिफिट है ETF इन्वेस्टमेंट करने का, ताकि आपको कोई ट्रैकिंग एरर की जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो यहाँ पे नुकसान ETF में नहीं है, वो चीज म्यूचुअल फंड में है, क्योंकि म्यूचुअल फंड की कंपनी को एज पर रूल सम अमाउंट उसको रिजर्व रख के ही बैलेंस ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर स्टॉक की अगर बात करें तो लिक्विडिटी यहाँ पे रीजनेबल है, अगर आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको लिक्विडिटी अच्छी मिल सकती है, हाई ही है, और म्यूचुअल फंड की भी लिक्विडिटी हाई है, मगर ETF की अगर लिक्विडिटी है वो एक बड़ा इश्यू है। अगर आपका जो पर्टिकुलर ETF है उसमें वॉल्यूम नहीं है, ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन्स नहीं है यहाँ पे आपके पास, तो ये केस में आपको लिक्विडिटी का इश्यू हो सकता है, वो आपको रिस्क लेके कंसिडर करके ही फिर अपना इन्वेस्टमेंट का ऑप्शंस सिलेक्ट करना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि ये 17 पॉइंट्स जो डिस्कस किया डिफरेंस के, उससे आपको काफ़ी क्लैरिटी हो गई होगी कि स्टॉक क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है और ETF क्या होता है। तो उससे आपको अपनी जो बाइंग या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है वो आप अपने हिसाब से, अपना जो गोल है वो हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल यूजफुल लगा होगा।
तो ये वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करिएगा और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको रेगुलरली ऐसे फाइनेंशियल एंड अदर टैक्सेशन टिप्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।